हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि हमारा इंटरनेट सर्विसेज। तो इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक हम पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, तो इस वीडियो में जो है इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं बचे हुए टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे सर्च इंजन को। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं सर्च इंजन को। तो देखिए, अगर हम बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन जो है एक तरीके का एप्लीकेशन है जो कि आपको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में। मतलब कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इतनी सारी, उस इन्फॉर्मेशन को आपको फाइंड करने में हेल्प करता है सर्च इंजन। अगर इसको सिंपल टर्म में समझें तो हम कह सकते हैं सर्च इंजन क्या है, एक तरीके की वेबसाइट होती है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में हेल्प करती है। मतलब कि इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड करने में आपको हेल्प करती है। तो अगर हम बात करें सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे देखिए गूगल, याहू, बिंग, ये जो है सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। ये इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सर्च इंजन, क्योंकि इन वेबसाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। कोई भी वर्ड या सेंटेंस जो है हम इन वेबसाइट में टाइप कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करके प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही काम होता है सर्च इंजन का। आई होप आप लोगों को सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर को समझिए। इस पिक्चर में क्या है, जो भी यूज़र होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, सर्च इंजन को ओपन करेगा। कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, मान लीजिए गूगल है, तो गूगल को ओपन करेगा और गूगल में क्या करेगा, अपनी क्वेरी टाइप करेगा। जो भी उसे सर्च करना है वो सर्च करके टाइप कर देगा गूगल में, और उसके बाद में जो क्वेरी होगी उसकी, वो कहाँ पे जाएगी, वो चली जाएगी सर्च इंजन के सर्वर पे। मतलब गूगल का जो भी सर्वर होगा वहाँ पे क्वेरी चली जाएगी। अब सर्च इंजन के पास में जब क्वेरी आएगी तो सर्च इंजन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेगा। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए होगी उसको फाइंड करेगा और उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगा किसके पास में, इंडेक्स सर्वर के लिए। मतलब इंडेक्स सर्वर क्या करेगा, वहां पे जो है इंडेक्स बनाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है, उसकी रैंक क्या है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो जो है इंडेक्स बना के रिटर्न कर देगा। किसको कर देगा रिटर्न, यूजर को। मतलब कि यहाँ पे जो है इंडेक्स बना के यूजर को रिटर्न कर देगा कि ये सारे रिजल्ट जो है वो आपकी क्वेरी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करेगा। मतलब क्या हुआ, जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट करी तो वो रिक्वेस्ट किसके पास चली जाती है, सर्च इंजन के पास चली जाती है, और सर्च इंजन जो है इन्फॉर्मेशन को फाइंड करके किसको दे देता है, इंडेक्स सर्वर को। इंडेक्स सर्वर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन के इंडेक्स बना के यूजर को रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से जो हमारा सर्च इंजन वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं SEO की, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसको कि यूज किया जाता है किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। मतलब कि जो वेबसाइट है उस पर ज्यादा लोग आए तो उसको बढ़ाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करती है। मतलब कोई वेबसाइट को अगर आपने किसी सर्च इंजन में सर्च करा तो जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वेबसाइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छे से की गई है। मतलब कोई कीवर्ड आपने सर्च करा, कोई भी वर्ड सर्च करा, तो उस वर्ड के रिगार्डिंग जो जो वेबसाइट आपको डिस्प्ले होती हैं वो रैंक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होती हैं। जिस वेबसाइट की रैंक ज्यादा होती है वो सबसे टॉप पे आती है, उसके बाद में उससे कम वाली आती है, फिर उसके बाद में उससे कम वाली आती है। इस तरीके से रैंकिंग लगी हुई होती है। तो जिस वेबसाइट पे ज्यादा अच्छे से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की गई होती है वो वेबसाइट ज्यादा ऊपर रैंक करती है, मतलब कि सर्च इंजन के रिजल्ट में ऊपर आती है। तो इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसपे कि बहुत अच्छे से कंटेंट पड़ा हुआ है, टॉपिक वाइज वहां पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उन टॉपिक को जब भी सर्च किया जाएगा तो वो वेबसाइट जो है सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आएगी। तो आई होप आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्पाइडर एंड वेब क्रॉलर की। तो देखिए, सर्च इंजन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इफिशिएंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसको कि बोलते हैं स्पाइडर या फिर वेब क्रॉलर। तो वेब स्पाइडर या फिर जो वेब क्रॉलर है, ये करते क्या है, ये जो है कंटिन्यूसली न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे। मतलब क्या है, ये कंटिन्यूसली क्रॉलिंग करते रहते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि इंटरनेट पे क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। तो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है इंटरनेट पे, ये उसको सर्च इंजन के डेटाबेस में ऐड करते रहते हैं। मान लीजिए आज के दिन में जितनी भी वेबसाइट बनेंगी, जितनी भी पोस्ट होंगी, उस सब की इन्फॉर्मेशन जो है ये अपडेट कर देंगे सर्च इंजन के डेटाबेस में, जिससे कि जब भी कोई उसको सर्च करे तो सर्च इंजन जो है वो सर्च रिजल्ट में उसको प्रोवाइड कर सके। तो यही काम होता है स्पाइडर या फिर वेब क्रॉलर का। ये चेक करते रहते हैं इंटरनेट पर न्यू इन्फॉर्मेशन को, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसको अपडेट कर देते हैं सर्च इंजन के डेटाबेस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि स्पाइडर या फिर हम कहें वेब क्रॉलर, इनका काम क्या होता है। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर की।
तो देखिए यहाँ पे जो है सर्च इंजन में इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। जब स्पाइडर जो है न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, मतलब जो भी वेब डॉक्यूमेंट है उनको सर्च करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको सर्च करता है और उस इन्फॉर्मेशन को जो है ये प्रोवाइड कर देता है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को। तो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को और उसके अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स बना के तैयार कर देता है। क्योंकि स्पाइडर काम क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, कि इंटरनेट पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको जो है सर्च इंजन के डेटाबेस में ऐड करना। लेकिन जो डेटाबेस में ऐड होगी इन्फॉर्मेशन वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसके इंडेक्स बनेंगे, वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से रखी जाएगी, कि किस टाइप की वो इन्फॉर्मेशन है, किस कैटेगरी में उसको रखना है, ये सब डिसाइड करेगा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। तो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर सिंपली करता क्या है, ये जो है सर्च इंजन के डेटाबेस में इंडेक्स बना के इन्फॉर्मेशन को रखता है और उसके अकॉर्डिंग ही यूजर को प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जो स्पाइडर होगा वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा इंटरनेट पर और जो वेब पेजेस होंगे उनको लेके कहाँ पे कर देगा प्रोवाइड, यहाँ पे जो है इंडेक्स सॉफ्टवेयर को दे देगा और इंडेक्स सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसके इंडेक्स बना के यहाँ पे स्टोर कर देगा और इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही यूजर को इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव होगी कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी। अब ऐसा थोड़ा ना है, अगर उसने सर्च करा है वीडियो तो उसे ऑडियो दे दी जाएगा, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन उसने सर्च करी है उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है उसी कैटेगरी के रिजल्ट उसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब काम किसका होता है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात करते हैं सर्च एल्गोरिथम की। तो देखिए जो सर्च इंजन होता है वो सर्च एल्गोरिथम को भी परफॉर्म करता है। मतलब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम फॉलो होता है जिसको कि बोलते हैं सर्च एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया गया प्रोसेस। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन में जो स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं उनको बोलेंगे हम सर्च एल्गोरिथम। तो जब भी हम सर्च इंजन पे कोई भी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कुछ भी टाइप करके एंटर करते हैं, तो वहाँ पे जो है पूरा एक एल्गोरिथम फॉलो होता है। क्या होता है, वहाँ पे जो है इंडेक्स डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन जाती है और वहाँ से जो है इंडेक्स सर्वर की हेल्प से जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे जो है कुछ सिक्वेंशियल मेथड फॉलो होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सर्च एल्गोरिथम। मतलब कि आपके टाइप करने से लेके इन्फॉर्मेशन को फाइंड करके आपको रिटर्न करने तक पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है, उसी को बोलते हैं सर्च एल्गोरिथम। तो ये सर्च एल्गोरिथम जो है सभी सर्च इंजन परफॉर्म करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर्च एल्गोरिथम क्या होता है। अब बात करते हैं सर्च इंजन के टिप्स की, कि क्या सर्च इंजन के टिप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप किसी भी सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, मतलब कि बेटर तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए सर्च इंजन को बेटर तरीके से यूज करने के लिए ये सारे जो हैं टिप्स हैं। तो क्या क्या है समझ लेते हैं। पहला टिप्स है टू गेट एग्जैक्ट रिजल्ट एट द क्वेरी इन डबल कोड्स। मतलब कि अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप लिख रहे हैं वो डबल कोड में लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वही आपको मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई कोटेशन सर्च कर रहे हैं और वो कोटेशन जो है वो आपको पूरी तरीके से याद नहीं है, मतलब कि स्टार्टिंग के कुछ वर्ड आपको याद है लेकिन पूरी याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च करने के लिए उस कोटेशन को जो है जितनी आपको याद है उसको डबल कोड में आप इनक्लोज कर देंगे और उसके बाद में आप एस्टेरिस्क का सिंबल लगा देंगे। एस्टेरिस्क का सिंबल आपका ये होता है, जो स्टार होता है उसको आप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जहाँ कहीं भी वो कोटेशन अवेलेबल होगी, मतलब कि इंटरनेट पे जिस वेबसाइट पे भी होगी वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम अगले टिप की बात करें तो इस टिप में क्या है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई वर्ड आप सर्च कर रहे हैं या कोई सेंटेंस सर्च कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं जो भी सर्च रिजल्ट आए उसमें वो वर्ड या वो सेंटेंस आपके होने ही होने चाहिए। मतलब कि जो भी वर्ड या सेंटेंस आप टाइप कर रहे हैं वो आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए उनमें आपको मिले जरूर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई वर्ड या सेंटेंस आपके रिजल्ट में ना आए तो उस केस में जो है आप माइनस लगा देंगे उस वर्ड या सेंटेंस के साथ में। इसके अलावा नेक्स्ट टिप की बात करें तो देखिए जब भी हमें दो आइटम को कंपेयर करना होता है तो हमें काफ़ी डिफिकल्टीज होती है ऐसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, कि अगर हमें दो आइटम को कंपेयर कराना है तो उस केस में हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करने में कई बार डिफिकल्टी फील होती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप दोनों वर्ड के बीच में वर्सेस लगा देंगे, मतलब कि बी और एस लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, उन दोनों वर्ड के बीच में जो भी डिफरेंस होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब कोई भी आइटम हो सकते हैं, वो मोबाइल फोन हो सकते हैं दो जिनको कि आप कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई और आइटम भी हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप जो है इस तरीके से कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टिप की बात करें तो जब भी आप सर्च करते हैं तो जो लोअर केस में आप वर्ड टाइप करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करते टाइम कोई भी चीज़ अपर केस में टाइप करते हैं तो वो जो है आपके केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब क्या है, अगर आप कैपिटल में टाइप करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैपिटल लेटर वाली ही चाहिए, तो उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वो जो है आपको सर्च करके प्रोवाइड कराएगा।
तो यही कुछ सर्चिंग टिप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप सर्च इंजन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इनको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं वेब ब्राउजर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो है मैं गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट में टाइप कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मान लीजिए इंडियन रेलवे, ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो इंडियन रेलवे के बारे में ही मुझे मिलेगी और कहीं के बारे में जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडियन रेलवे के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, मान लीजिए कोई कोटेशन है जो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक कोटेशन लिखता हूँ, द बीक कैन नेवर फॉरगिव, इतना लिख देता हूँ। इसके बाद में मुझे पता नहीं है तो इसको डबल कोट में डाल दूंगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोट में और इसके बाद में जो है यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरी कोटेशन आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरी कोटेशन आ गई है, मैंने सिर्फ इतना पार्ट टाइप करा था, उसके बाद में जो पूरी कोटेशन है वो डिस्प्ले हमारी सर्च इंजन ने कर दी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूँ यहाँ पे क्रिकेट के बारे में, तो मैं लिख देता हूँ क्रिकेट और चाहता हूँ मैं क्रिकेट के साथ में सचिन का नाम जरूर आए, तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा मैं सचिन और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आई है क्रिकेट के बारे में उसमें सचिन का नाम जरूर रहेगा। यहाँ पे देखिए हर जगह सचिन का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्रिकेट के बारे में आ रही है लेकिन साथ में आपको सचिन की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, मतलब कि सचिन से रिलेटेड क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ विराट कोहली वर्सेस सचिन, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जो है देखिए इस तरीके से कंपैरिजन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सचिन और विराट कोहली का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, उनके रन कितने हैं, मैच कितने खेले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है आप कंपैरिजन वाली इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप इफेक्टिवली सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं इन टिप्स का यूज करके। तो अब जो है हमने सर्च इंजन को पूरा डिस्कस कर लिया है कि सर्च इंजन क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से जो आप सर्च इंजन को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ वी कैन फाइंड पीपल ऑन इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट पे जो है आप पीपल को भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई रिलेटिव है आपका, उसको आपको फाइंड करना है कि वो कहाँ रहता है, तो उसको आप उसके नेम से फाइंड कर सकते हैं। या ऐसी कोई फ्रेंड है जिसको कि आप बहुत पहले जानते थे लेकिन बाद में आपका कांटेक्ट टूट गया है, तो उसको जो है आप इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पे आजकल क्या कर रहा है। इस तरीके से जो आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो पीपल्स को फाइंड करने के लिए कुछ वेबसाइट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने वेबसाइट मेंशन की है। एक है people.com, इसके अलावा indianfinders.com है, classmates.com है, address.com है। ये जो है कुछ वेबसाइट है जिनकी हेल्प से जो है पीपल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर हम इन वेबसाइट की, तो ज़्यादातर वेबसाइट ये पेड है, इन पे जो है आपका अकाउंट बनाना पड़ता है और जो है आपको कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके बाद ही जो है आप पीपल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो वेबसाइट ऐसी भी हैं जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि indianfinder.com है, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो पीपल को फाइंड करने के लिए। देखिए इस वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइप करता हूँ www.indianfinders.com, ये आ गया। तो देखिए इस तरीके से वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पे जो है आप पीपल को सर्च कर सकते हैं, जिसको भी सर्च करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नेम टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरा नेम ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च करके देखा था। तो मैं यहाँ पे देखिए एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे नाम से कितने लोगों की डिटेल इसने दे दी है। तो देखिए यहाँ पे एज और एड्रेस दोनों ही दिखा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी डिटेल देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पे एज गलत भी डाल रखी है लोगों ने, तो वो गलत एज आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं इस वेबसाइट की हेल्प से कि कोई पर्सन जो है वो कहाँ पे है आजकल। इसके अलावा पीपल वेबसाइट की अगर हम बात करें www.people.com, तो देखिए ये जो वेबसाइट है इस तरीके से इंटरफेस है इसका। तो यहाँ पे देखिए आपको सर्चिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में जो है इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, देन जो है आप पीपल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी पीपल फाइंडर वेबसाइट्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो है आप पीपल को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं पीपल को फाइंड करने के लिए, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इन पे भी जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करके पीपल को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से जो आप इंटरनेट पर लोगों को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की।
तो पहले बात करेंगे हम FTP प्रोटोकॉल की। तो देखिए FTP प्रोटोकॉल क्या होता है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो प्रोटोकॉल है वो आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में भी यूज होता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, तो आपका आंसर होगा FTP। जो FTP होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए भी यूज होता है। तो FTP जो है वर्क किस तरीके से करता है, देखिए FTP में दो कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं जिनके बीच में की फाइल ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर तो एज ए सर्वर वर्क करता है और सेकंड कंप्यूटर जो है वो एज अ क्लाइंट वर्क करता है। मतलब जिस कंप्यूटर से फाइल सेंड होगी वो बन जाएगा हमारा FTP सर्वर, और जिस कंप्यूटर के लिए सेंड की जाएगी वो बन जाएगा हमारा क्लाइंट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये वर्क करता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर से फाइल भेजी जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा FTP सर्वर, और इस कंप्यूटर में फाइल जा रही है मतलब कि यहाँ पे डाउनलोड हो रही है तो ये हो जाएगा FTP क्लाइंट, कि इस सर्वर से जो है ये फाइल एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे जो है दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक FTP सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जो FTP सर्वर होगा वहाँ पे FTP सर्वर का सॉफ्टवेयर चलेगा, और जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा वहाँ पे FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, जिसकी हेल्प से जो है वो कंप्यूटर फाइल को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल की, जो कि है SSH, जिसकी की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल। तो बात करते हैं ये प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए SSH जो प्रोटोकॉल है उसको जो है सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आपके डेटा को सिक्योर करके ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क में। मतलब किसी नेटवर्क में जब कोई फाइल ट्रांसफर की जाएगी तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक सिक्योर कनेक्शन बनाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मतलब जिस कंप्यूटर से फाइल भेजी जा रही है और जिस कंप्यूटर के लिए भेजी जा रही है उन दोनों के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, जिससे कि जो फाइल है वो कोई और पर्सन एक्सेस ना कर पाए। एक तरीके से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर वहां पे ऐड कर देगा, जिससे कि जो आपका डेटा होगा वो ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो यही काम होता है सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल का। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SCP। तो SCP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, देखिए सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको हेल्प करता है फाइल्स को मूव करने में दो कंप्यूटर के बीच में। लेकिन इस प्रोटोकॉल की हेल्प से जो फाइल मूव होंगी वो आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगी। मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होगा दो कंप्यूटर के बीच में वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा। वो पता नहीं चलेगा किसी को भी कि वो डेटा है क्या। अगर उसको कोई बीच में हैक भी कर लेता है तो उसको जो है वो रीड नहीं कर पाएगा, उसकी जो फॉर्म होगी वो इनक्रिप्टेड होगी। तो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल का यही काम होता है, क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। आई होप आप लोगों को ये प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SFTP। तो देखिए ये जो प्रोटोकॉल है SFTP, ये जो है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की तरह ही है। मतलब कि इसका काम भी फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो S लगा हुआ है इसका मतलब है सिक्योर। तो सिक्योर किस तरीके से करता है ये फाइल को, ये जो है इनक्रिप्ट करता है डेटा को इन बाइनरी फॉर्म। मतलब कि जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र होगी तो उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में जो है इनक्रिप्ट कर देगा। देखिए इससे पहले वाला जो प्रोटोकॉल था वो भी डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा था, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो है आपका प्रोटोकॉल ये बाइनरी फॉर्म में इनक्रिप्ट करता है डेटा को। तो इसका काम भी फाइल को ट्रांसफर ही करना होता है, लेकिन जब फाइल ट्रांसफर होती है तो ये क्या करता है, डेटा को बाइनरी फॉर्म में इनक्रिप्ट करके सेंड करता है। और जो FTP होता है वो डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है। इसीलिए अगर वो फाइल आपकी हैक हो जाती है, मतलब कोई बीच में उसको ले लेता है, तो उसको वो रीड कर सकता है। लेकिन इस प्रोटोकॉल की हेल्प से जो फाइल ट्रांसफर होगी वो आपकी बाइनरी फॉर्म में इनक्रिप्टेड होगी, इसीलिए वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। तो ये जो है बिल्कुल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरह ही है, लेकिन ये जो है सिक्योर होता है। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका बाइनरी फॉर्म में इनक्रिप्ट होके होता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SMTP। तो देखिए SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है सेंडिंग ईमेल ऑन इंटरनेट। मतलब कि इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा SMTP। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में समझिए। जो भी सेंडर कंप्यूटर होगा, मतलब कि जहाँ से ईमेल भेजा जाएगा,
तो वहाँ से जो आपका ईमेल जाएगा वो SMTP की हेल्प से जाएगा और कहाँ तक जाएगा, जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसके सर्वर तक। मान लीजिए आप जीमेल को यूज़ कर रहे हैं तो जीमेल के सर्वर तक SMTP लेके जाएगा और इसके बाद में इस सर्वर से भी जो है आपके रिसीवर वाले सर्वर तक, मतलब कि जहाँ पे ईमेल पहुँचना है उस सर्वर तक भी आपका SMTP प्रोटोकॉल ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए याहू मेल को यूज़ कर रहा है तो उसकी ईमेल आईडी पे आप यहाँ से ईमेल भेज रहे हैं, तो यहाँ से जो ईमेल जाएगा वो SMTP की हेल्प से जाएगा और इसके बाद में जो है यहाँ पे आपके रिसीवर वाले कंप्यूटर पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, POP3 या फिर IMAP। ये जो प्रोटोकॉल है वो रिसीविंग के लिए यूज होते हैं। तो SMTP का काम इतना ही होता है कि जो ईमेल होता है उसको ट्रांसफर करने का, मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं IMAP एंड POP प्रोटोकॉल की। तो देखिए इसका मैंने यूज अभी आपको बताया। ये दोनों जो प्रोटोकॉल है इनकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तो हो गई फुल फॉर्म IMAP की। और POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 1-2 नंबर में। फुल फॉर्म जितनी भी है वो सारी आप याद कर लेना। तो इन दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं वो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, मतलब कि जो ईमेल रिसीव होंगे वो इन प्रोटोकॉल की हेल्प से रिसीव होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर में आपको समझाया कि यहाँ से ईमेल सेंड होगा तो किसकी हेल्प से होगा, SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प से होगा। और यहाँ पे जो रिसीवर वाला कंप्यूटर है यहाँ पे ईमेल रिसीव होगा POP या फिर IMAP प्रोटोकॉल की हेल्प से। यहाँ पे POP3 लिखा है तो POP3 का मतलब है यहाँ पे वर्जन से। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रोटोकॉल भी समझ में आ गए होंगे कि इनका यूज क्या होता है। दोनों ही प्रोटोकॉल जो है वो आपके ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, दैट इज टेलनेट। तो देखिए टेलनेट क्या है, टेलनेट भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसको कि यूज किया जाता है रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। मतलब कि किसी कंप्यूटर को अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है तो उसके लिए यूज होता है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट जो है वो आपको कमांड स्ट्रक्चर देता है जिसकी हेल्प से जो है आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे कहीं से भी बैठ के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे USA का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो मैं जो है टेलनेट की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। टेलनेट प्रोटोकॉल जो होगा वहाँ पे यूज होगा जिसकी हेल्प से जो है मैं उस कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता हूँ, उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस प्रोटोकॉल का काम यही होता है, ये जो है रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो अब जो है हमने जितने भी प्रोटोकॉल थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं इंटरनेट की नेक्स्ट सर्विस को, जो कि है चैट। तो स्टूडेंट चैट को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि चैट क्या होती है और किस किस टाइप की चैट सर्विस अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।